दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से हैं मिले जुले संकेत। अमेरिका में कल रात रही तेजी, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी दिखाता हुआ मजबूती। क्या मजबूत शुरुआत हो पाएगी तो क्या हम 9000 के पार निकलकर टिक पाएंगे, खुलने के बाद ठहरेंगे या फिर से गिरेंगे? लेंगे इस सवाल का जवाब शेयर बाजार लाइव में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कल के वॉलेटाइल एक्शन के बाद आज बाजार पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये अनिल जी से जानेंगे। कहां पर बड़ा फोकस होना चाहिए और जो कुछ सवाल उठ रहे हैं वैक्सीन के ट्रायल पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सर, ये सारी चर्चा करें उससे पहले बता दीजिए आज के बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं? आज के ट्रिगर्स में दीप वही है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो अमेरिका से आती हुई दिख रही है। 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है अमेरिका में। डाउ लगभग 400 अंक लुढ़का है ऊपरी स्तरों पर से। आखिरी घंटे में तेज बिकवाली आती दिखी है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी सेंचुरी लगाकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये याद रहे 8889 पर आप बंद हुए, 8890 मान लीजिए, और अभी है 8915। 5 पॉइंट की प्रीमियम निकाले तो 20 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी है, नहीं कि 90 पॉइंट ऊपर, जैसा कि आप दिख रहा है। कैलकुलेशन करेक्ट करें, थोड़ा सा वो ध्यान रहेगा, नहीं तो अननेसेसरी लोगों को लगेगा कि बड़ी तेजी दिख रही है। लेकिन अगर भारतीय बाजारों के लिहाज से देखें तो 8915 का लेवल कल की क्लोजिंग से मुश्किल से 20-25 पॉइंट ऊपर है। ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, कल 8885 पर हमारे फ्यूचर्स बंद हुए थे और वहाँ से गिनेंगे तो आप 15-30 पॉइंट ऊपर है ज़्यादा, बस। ओके, अब दूसरा जो बड़ा ट्रिगर है दुनिया भर के लिए और अमेरिका के लिए, वो मॉडर्ना का है। हालांकि इसका कुछ अंदाज़ा कल ही आ चुका था, लेकिन डिटेल में मॉडर्ना के वैक्सीन के ट्रायल पर सवाल उठे हैं। 45 में से 8 ही जो उन्होंने बताया, उसको लेकर थोड़े से अमेरिका में चिंताएं होती हुई दिखी है। एफआईज लगातार कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। पिछले 6 दिनों में 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। डॉक्टर रेड्डीज, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक सीमेंट, जुबिलेंट फूड, ये 4 नतीजे आज। और मजे की बात यह कि आज ये चारों के चारों नतीजे दिन के दौरान है। जी हाँ, मार्केट आवर्स में है ये चारों नतीजे। तो आज का मार्केट का एक्शन भरपूर रहने वाला है। 12 बजे के बाद नतीजे आने शुरू होंगे और सारे नतीजे, जैसा कि अभी तक ऐतिहासिक तौर पर तो हमेशा ये सारे नतीजे बाजार के दौरान ही आए। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो एक अलग बात है, वैसे अदरवाइज ये चारों नतीजे आपको मार्केट आवर्स में देखने को मिलेंगे। तो बड़ा एक्शन यहाँ रहने वाला है आज दीप। बिल्कुल, बड़ा एक्शन यहाँ रहने वाला है। बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए थे, उस पर भी रिएक्शन आएगा बाजार का। तो काफ़ी सारे सर क्यूज़ हैं आज के लिए। पर ये जो ग्लोबल संकेत है सर, इसके बारे में ही बात करते हैं। 3 दिन बाद गिरावट आई और पूरा दिन लगभग अमेरिकी बाजार सपाट ही रहे। आखिरी घंटे में जो बिकवाली आई, वो प्रेशर आया। तो क्या ये जो मॉडर्ना की वैक्सीन की डिटेल्स हैं, क्योंकि सर ये जैसा कि आप बोल रहे हैं, ये कल भी मालूम था और पहले भी मालूम था कि सैंपल साइज छोटा है, तो क्या एक बाजार रीजन ढूंढ रहा था गिरने के लिए और मॉडर्ना ने वो रीजन उसको प्रोवाइड करा, या फिर सीरियस चिंताएं बन रही हैं जिस तरह से एक तो वैक्सीन के रिजल्ट्स आए हैं, दूसरा कंपनी के ऊपर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं जिससे चिंता और बढ़ सकती है? देखिए, 2 तरीके से देखिए दीप इसे। पहला तो ये कि 3 दिनों तक लगातार अमेरिकी बाजार भागे हैं और स्पेशली कल जब आपने देखा कि 900 पॉइंट की, परसों 900 पॉइंट की जो तेजी बनी थी, तो उसके बाद एक रिएक्शन, एक करेक्शन आना लाजमी है, कोई नई बात नहीं है। और वो करेक्शन का ट्रिगर मॉडर्ना से आया है। आप देखिए कल के सेशन में अमेरिका में मॉडर्ना के अलावा और कोई खबर नहीं थी, न कोई ट्रम्प साहब का ट्वीट, न अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं, न कोई आंकड़े, कुछ भी नहीं। तो आपके पास एक ही ट्रिगर था और वो था मॉडर्ना का। क्या मॉडर्ना का ट्रिगर कल नया था? नहीं, क्योंकि परसों जब मॉडर्ना ने ये कहा कि हम वैक्सीन के दूसरे ट्रायल की तरफ जा रहे हैं, तब भी आपको पता था कि उन्होंने सारे के सारे आंकड़े नहीं दिए। 45 में से उन्होंने 8 ही लोगों के टेस्ट के रिजल्ट्स बताए हैं, उसके ऊपर लोग भरोसा करके कितना करें। मॉडर्ना का स्टॉक परसों भी ऊपरी स्तरों से मेरे ख्याल से 25-1% बढ़ा था, उसके बाद 10-12% करेक्ट हुआ भी। कल फिर से 10-12% नीचे जाकर बंद हुआ, यानी कि जहाँ से चला था वहीं। अच्छा, मजे की बात देखिए, कल मॉडर्ना के स्टॉक में भारी भरकम वॉल्यूम हुआ और आपको पता ही है वहाँ पर इसको लेकर, गवर्नेंस को लेकर सवाल उठते हैं। पिछले काफ़ी समय से मॉडर्ना के सीईओ खुद स्टॉक बेच रहे हैं। तो ये भी लोग मान रहे हैं कि जब इतनी बड़ी आपको दवा मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, कंपनी के वारे न्यारे हो सकते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है कि आपके टॉप मैनेजमेंट ही अपनी स्टेक बेच रहे हैं? तो ढेर सारे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मार्केट को तो जो सुनना है वही सुनना है, और अगर वो सुनने को मिल जाए तो मार्केट को दौड़ जाना है। अब आप देखिए, क्या सिर्फ मॉडर्ना के 8 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से क्या 900 पॉइंट अमेरिकी बाजार बढ़ने चाहिए? अब आप 400 पॉइंट डाउन नीचे देखेंगे तो लगेगा जवाब हाँ है, और 900 पॉइंट ऊपर देखेंगे तो जवाब ना है। तो पॉइंट सिंपल है कि कुल मिलाकर ये कि बाजारों को जिस तरह से हल्का करेक्शन चाहिए,
तो उस दिन खराब खबर पर फोकस कर लेंगे। मजबूती चाहिए, अच्छी खबर पर कर लेंगे। लेकिन पॉइंट वही है, जब तक फाइनली वैक्सीन हाथ में ना आए, जब तक ये कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि कोई ढंग ढांग की कंपनी जो वैक्सीन बना रही है और वो वैक्सीन बनाकर उसको प्रूव कर रही है, प्लस वो वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकती है। अब समझिए आज हिंदुस्तान में कोई छोटी सी कंपनी है, वो वैक्सीन बना भी ले, लेकिन अगर वो प्रोडक्शन ना कर पाए तो प्लस वो अपने राइट्स कब कैसे किससे बेचेगी, किस तरह से प्रोडक्शन होगा, दूसरी कंपनियां उसको प्रोड्यूस करने के लिए कब और कैसे तैयार होगी, ये लंबी कहानी है। लेकिन ठीक है, ये लंबी कहानी हकीकत है। उम्मीद ये है कि ये हो जाएगा। तो पॉइंट सिंपल है, ग्लोबल मार्केट्स को डीप सिंपल हर रोज़ की तरह देखिए। और कल जब हम बंद हुए लगभग 60-70 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, उसके मुकाबले में हम 400 पॉइंट नीचे जाकर डाउ पर बंद हुए हैं। आज भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दमदार रुझान एशिया में है। हांगकांग तो अब लाल निशान में भी फिसल गया। 90 पॉइंट SGX निफ्टी दिखा रहा है ऊपर। अगर भारतीय बाजार 90 पॉइंट ऊपर खुले, किसी को मत पूछिए, किसी को मत देखिए, किसी की मत सुनिए, तुरंत प्रभाव से बेच दीजिए। 90 पॉइंट का मतलब होगा लगभग 8,980 9,000 के आसपास खुलेंगे। कल भी आपने 8,980 के आसपास शुरुआत की, उसके बाद फिसले, उसके बाद 9,030 का हाई बनाया और फाइनली 8,890 के आसपास आप बंद हुए। 8,980 9,000 अगर यहाँ खुल जाता है, अगर 90 पॉइंट गिने SGX में क्लोजिंग से तो, और अगर 8,900 के आसपास ही खुलना है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो पॉइंट सिंपल है, 90-100 पॉइंट का उछाल मिले, बिना दिमाग लगाए तुरंत बेचना है। बिल्कुल, गैप अप मिले तो बेचना है। पर अनिल जी, आपने कहा है कि इस महीने दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। आप लगातार 2-3 दिनों से ये भी कह रहे हैं कि बाजार ओवरसोल्ड है। तो अब वो जो आपका 8900 का लेवल है, जो आपने बार बार कहा है कि एक अहम सपोर्ट लेवल है, उसके आसपास कल ऑलमोस्ट इसको डिफेंड ही कर लेता है। ऐसे 20-25 पॉइंट तो सर आप बोलते हैं कि इधर उधर हो सकता है। तो ऑलमोस्ट जब ये 8900 डिफेंड कर लिया था, तो क्या ये होल्ड कर सकता है बाजार? आज के सेटअप के लिए नहीं, बट एक ब्रॉडर अगर कॉल पूछो, ये होल्ड कर सकता है? ओवरसोल्ड जोन से थोड़ी बाइंग आ सकती है या फिर लगातार वो दबाव बना ही रहेगा? दीप, देखिए आपको याद होगा 8,900 9,050, ये मैं लगातार पिछले हफ्ते मजबूत सपोर्ट की बात कर रहा था 9,200 के टूटने के बाद, ये राइट। हम लगातार ये कह रहे थे कि पूरी मई में 13 तारीख तक, 1 से 13 या 14 मई तक एक भी बार हमने 9,200 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी। फिर 13 और 14 को शायद 2 दिन तक लगातार हमने 9,200 के नीचे की क्लोजिंग दी। तब हमने कहा अब ये नीचे की रेस खुल गई। अब नीचे की रेस खुलने में ये है कि 8,900 9,050 की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। अब पिछले 2 दिन से मुझे तकलीफ हो रही है, और तकलीफ इस बात की है कि 8,900 9,050 की रेंज के नीचे बाजार ट्रेड कर रहा है, क्लोज दे रहा है। आप देखिए कल की भी और परसों की भी, दोनों ही दिन की क्लोजिंग 8,900 के नीचे आई है। अगर आज फिर से 8,900 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो आप 8,550 8,650 की रेंज के लिए और नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि यहाँ से 200-250 पॉइंट की रेंज आपके लिए नीचे की तरफ खुल रही है। तो मुझे कंफर्ट नहीं मिल रहा। मुझे सिंपल चीज़ ये है कि अगर मुझे कंफर्ट चाहिए तो मुझे क्लोजिंग चाहिए 9,050 के ऊपर की। निफ्टी जिस दिन 9,050 के ऊपर बंद होगा, मैं सारे स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी जिस दिन 9,050 के ऊपर बंद होगा उस दिन आपके मार्केट एक बार के लिए न्यूट्रल होंगे। और दूसरा, अगर बैंक निफ्टी ये आपके लिए अगर ऊपर बंद होता हुआ दिखता है और वो लेवल होगा आपका 18,000, हाँ, बैंक निफ्टी के लिए लेवल होगा 18,300 का। अगर 18,300 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है तो आपके मार्केट्स न्यूट्रल हो जाएंगे। यहाँ पर भी न्यूट्रल होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे। तो मुझे 8,900 के नीचे की क्लोजिंग 8,550 8,650 की रिस्क खोलती है नीचे की तरफ। 9,050 के ऊपर की क्लोजिंग मुझे मार्केट पर न्यूट्रल करती है। 18,300 के ऊपर की क्लोजिंग मुझे मार्केट के लिए न्यूट्रल करती है। लेकिन मैं मार्केट पर पॉजिटिव बुलिश कब होऊंगा, कब मुझे लगेगा करेक्शन पूरा हो गया और फिर से खरीदारी कर देनी चाहिए। ये लेवल है निफ्टी अगर 9,200 के ऊपर बंद होता है, 9,200 के ऊपर निफ्टी बंद होगा तो हम फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे, तेजी करना शुरू करेंगे। 19,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होगा तो हम फिर से तेजी करने की कोशिश करेंगे, तेजी करेंगे। तो न्यूट्रल के लिए 2 लेवल हैं, पॉजिटिव होने के लिए 2 लेवल है। न्यूट्रल के लिए लेवल 9,050 और 10,300 है, माफ़ कीजिएगा 18,300 है, और पॉजिटिव होने के लिए 9,200 और 19,000 का लेवल है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ जो नीचे की तरफ की रेंज की बात है,
आपको ये पता है कि 23-24 मार्च को आपने लो बनाया है निफ्टी पर 7,500 7,600 की रेंज में, और बैंक निफ्टी पर इंट्राडे में 16,116 का लो बना था। लेकिन बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग बात ये दिखी कि निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी गिरना शुरू हो गया और बैंक निफ्टी अब अपने पुराने लोस की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा, आपको लगता होगा कि मैं बेरिश बात कर रहा हूँ, मंदी की बात कर रहा हूँ, नीचे की बात कर रहा हूँ, और स्पेशली बैंक्स फाइनेंशियल्स में। जी हाँ, मैं कर रहा हूँ लगातार, और वो आप देख भी रहे हैं कि मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और कहना चाहता हूँ। 16,800 17,100 ये रेंज नोट करके रख लीजिए। 16,800 17,100 ये 300 पॉइंट की रेंज आएगी तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये वो रेंज है जहाँ पर आपको बैंक निफ्टी की शॉर्ट्स काटनी चाहिए। ये ध्यान से सुनिएगा, बैंक निफ्टी की सारी शॉर्ट्स आपको काटनी चाहिए, यहाँ से लॉन्ग भी करना चाहिए, तेजी भी करनी चाहिए। 1,000-1,500 पॉइंट यहाँ से ऊपर के मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 16,116 का हमारा लो बनाया है इस पूरे फॉल में। वो एक ही दिन के लिए इंट्राडे में था। क्लोजिंग आपने 16,800 के नीचे की देखी नहीं है, और 17,100 ये 23-24 मार्च के आसपास के जो लेवल हैं वहाँ पर जो कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ हुआ है, मैं 16,116 को एक बार अलग रख लूँ इंट्राडे। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा अगर 16,800 का लेवल टूटा और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू किए तो 500-700 पॉइंट की रिस्क खुलती है। लेकिन आपको अगर एकदम नीचे में लेना है तो कहीं तो हिम्मत करके चांस लेना पड़ेगा, और वहाँ पर मैं बैंक निफ्टी, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसी सब पर बेरिश होने के बावजूद मैं वो एक चांस लेने को तैयार हूँ। और 16,800 17,100 ये वो रेंज है जहाँ पर ट्रेडर्स को अपनी शॉर्ट भी काटनी चाहिए, लॉन्ग भी करनी चाहिए। आप एक सिंपल सा चाहें तो 101 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लें, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन एक चांस लेना चाहिए। और फिर भी बहुत डर लगे तो सीधे फ्यूचर्स मत खरीदिएगा, आप कॉल ऑप्शंस लीजिएगा। महंगे मिलेंगे तभी, महंगे तो क्या मिलेंगे, उस वक्त तो और सस्ते ही मिलेंगे जब आप नीचे जाएंगे। तो मेरा एक कॉन्ट्रा कॉल बैंक निफ्टी पर आएगा 16,800 17,100 300 पॉइंट की रेंज में। आपको जहां ठीक लगे, जैसा ठीक लगे मार्केट का मूड माहौल देखकर। और मैं ये नहीं कहता, ज़रूरी नहीं कि आज का आज वो लेवल आए, हो सकता है आज ना आए, कल आए, किसी और दिन आए, और हो सकता ना भी आए। लेकिन अगर आए तो वो मौका छोड़ना नहीं है। तो दीप, आपका जो सवाल है ना कि मैं कहाँ खरीदूंगा, वो मेरे पास बैंक निफ्टी में तो वो लेवल तैयार है। निफ्टी में अभी तक वो लेवल आया नहीं है। निफ्टी में जब सबसे पहले मुझे लेवल जहां दिखता है, जहां मैं सोचूं, वो 8,550 है। 8,550 क्यों? 8,550 8,650 मेरे लिए वो रेंज है कि सपोज आपने 30 अप्रैल को 9,900 के आसपास, 9,800 के आसपास बिकवाली की है, आपको 1,300-1,400 पॉइंट मिल रहे हैं। इस रेंज में आपको वो जो आपने बेचा है वो शायद आप खरीदने का सोच सकते हैं। अगर आपने ऊपर में बेचा है तो आपको 1,200-1,300 पॉइंट की एक तरह से जॉबिंग हो गई, और वो स्टॉक्स या फिर वो आपका म्यूचुअल फंड एक बार थोड़ा सा वापस जा सकता है। वो पहला लेवल है 8,550 8,650। इसकी भी इंपॉर्टेंस बता दूं कि ये लेवल मैंने कहाँ से निकाला है। जिस दिन सर्किट लगा था आपके 10,159 से 8,550 का लो बनाया था मार्केट ने, और वहाँ से रिकवर हुआ। तो आपके लिए इसलिए, और आपको याद भी होगा, मैं आपको अप्रैल के महीने में ही कहता था कि जब भी 9,800 से 10,150 की रेंज में आएगा, हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे पोर्टफोलियो में, हम बेचेंगे। वहाँ पर हो सकता है 10,000 के ऊपर हम पूरा पोर्टफोलियो जीरो करने की भी बात करें। वो चीज़ हुई है, हालांकि 10,000 के पार नहीं पहुँचा, लेकिन 9,900 तक पहुँचा है। तो पॉइंट सिंपल है कि अब जो लेवल आएंगे नीचे पैनिक में, अब वहाँ पर हम मूड बदलेंगे। अभी तक हम लगातार आपको कह रहे हैं कि बेचिए बेचिए बेचिए, अब नीचे आएगा, वहाँ से सोचेंगे कहाँ किस लेवल पर। तो थोड़े थोड़े दो लेवल आ रहे हैं जहाँ पहला सपोर्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाइनल सपोर्ट है, ये पहला सपोर्ट है जहाँ हमें शॉर्ट काटने के बारे में, ऊपर में बेचा है तो नीचे में लेने के बारे में, और अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो थोड़ा खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। तो ये मत सोचिए कि हमेशा मंदी की राय मिलती है। जहाँ लगता है लेवल्स आ रहे हैं वहाँ कोशिश भी करेंगे एंट्री करने की, डेफिनेटली। जी दीप। बिल्कुल, तो एंट्री के लेवल्स आ रहे हैं एटलीस्ट बैंक निफ्टी पर। तो जैसे अनिल जी संकेत दे रहे हैं कि ओवरसोल्ड जोन में आ रहा है। यहाँ से अगर 400-500 पॉइंट और बैंक निफ्टी गिरता है तो फिर खरीदारी के लिए या एक कॉन्ट्रा कॉल लेने के लिए अच्छा समय हो सकता है आपके लिए। सर, इसमें एक बात और है, और आज के सेटअप से ही शुरू करते हैं। कल 900 अंकों की तेजी के बाद भी आपने कहा था कि ट्रेंड नेगेटिव है इस समय, और वो आपका एकदम सही प्रेडिक्शन रहा, आपका सही रीडिंग रही मार्केट डायरेक्शन की, क्योंकि गैप अप के बाद हमने जिस तरह का प्रेशर देखा वैसे ही रहा। और आज भी सर आप कह रहे हैं कि ट्रेंड नेगेटिव ही है, तो ये आज के जो संकेत हैं वो आप कैसे रीड कर रहे हैं?
देखिए दीप, ग्लोबल संकेतों को मैंने न्यूट्रल रखा है। न्यूट्रल इसलिए रखा है कि 400 पॉइंट डाउन नीचे गया है और कोरोना की वैक्सीन का मामला फिर से डगमगाता हुआ दिख रहा है और कोरोना के मरीज बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मैंने नेगेटिव इसलिए नहीं रखा क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आपके 100, 125, 150 पॉइंट ऊपर हैं। आपका खुद SGX निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एशिया में कहीं कोई उत्साह नहीं दिख रहा, वो क्यों खुले हैं उसी पर क्वेश्चन मार्क है। 5 पॉइंट 15 पॉइंट डाउ, माफ़ कीजिएगा, हांगकांग ऊपर नीचे 50-100 पॉइंट, निक्के ऊपर नीचे, मूवमेंट नहीं है। तो एशिया पूरे वेट एंड वॉच वाले मूड में है और SGX बिना मतलब अति उत्साहित हो रहा है। तो लेकिन उसके भी रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ग्लोबल न्यूट्रल है, FIs के संकेत न्यूट्रल है और ये डेटा बेहद इंटरेस्टिंग है। अगर आज SGX निफ्टी में जो तेजी दिख रही है तो उसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, तेजी के दो बड़े कारण हैं। पहला डाउ फ्यूचर्स की मजबूती और दूसरा कल के FIs के डेटा। ऐसे कैश मार्केट में आप देखेंगे दीप, मैं अभी यही एनालिसिस कर दूं इसका, बात निकली है तो, ताकि आपको आगे ना पूछना पड़े। मैंने क्यों न्यूट्रल रखा है? एक्चुअली ये डेटा न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर है। क्यों? कल आपको याद होगा सुबह इसी वक्त हम एक बात कर रहे थे कि क्या 900 पॉइंट की तेजी देखने के बाद FI शॉर्ट कवरिंग करते हैं? क्यों? क्योंकि दो ही तो ऐसे इस वक्त लोग हैं, एक तो ट्रेडर्स और दूसरे FIs जो शॉर्ट कर रहे हैं। तो क्या 900 पॉइंट की तेजी उन्हें शॉर्ट कवरिंग पर मजबूर करती है? अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, ट्रेडर्स ने तो शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा की नहीं, लेकिन FIs ने कल ज़रूर कर ली। 1328 करोड़ का कैश में उन्होंने बेचा है, लेकिन सामने 2300 करोड़ से ज़्यादा के इंडेक्स खरीदे हैं और ओपन इंटरेस्ट वहाँ घटा है। 1792 करोड़, 1800 करोड़ के उन्होंने खरीदे हैं स्टॉक फ्यूचर्स, यानी कि 4100 करोड़ के आसपास की फ्यूचर्स में खरीदारी है, सामने 1300 करोड़ की बिकवाली। ठीक है, तो कैश में खरीदारी करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन कैश में वो खरीदारी है नहीं, फ्यूचर्स में खरीदारी है। और फ्यूचर्स में अगर खरीदारी है तो शॉर्ट कवरिंग के तौर पर, इसलिए मैंने उसे वजन देते हुए इसे डेटा को न्यूट्रल रखा है। न्यूट्रल से थोड़े से पॉजिटिव साइड पर आप FIs के डेटा, तो FIs के डेटा का पूरा एनालिसिस यहाँ हो गया। घरेलू फंड के डेटा इसलिए पॉजिटिव है, कल दमदार पहली बार इतने दिनों में दबाकर उन्होंने 4 डिजिट में 1660 करोड़ की खरीदारी की है। तो अच्छी बात है कि निचले स्तरों पर थोड़ा उनकी तरफ से भी सपोर्ट आया है, और ये सपोर्ट कोई उनके मन में इसलिए नहीं आया कि भाई बहुत गिर गए इसलिए खरीद लेते हैं। सबको कल जिन्होंने खरीदा है, बड़े इन्वेस्टर ने, सबने डाउ का 900 पॉइंट का उछाल देखकर खरीदा है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब अचानक से प्यार जाग उठा है कि भाई ये अच्छे भाव हो गए, मार्केट बढ़िया है, ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ भी खरीदारी हुई है सिर्फ और सिर्फ डाउ देखकर हुई है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से थोड़े पॉजिटिव साइड पर है, सेंटीमेंट सावधानी भरा है, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है दीप। ओके, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, ये इंपॉर्टेंट है, पर एक दो क्यूज जो हैं वो थोड़े सुधरते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं आज का एक्शन कैसा रहेगा। सर, कुछ अहम लेवल्स तो आपने बता दिए हैं, थोड़ा अगर पोजिशनल व्यू लें, पर आज के लिहाज से सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस किधर दिख रहे हैं सर? देखिए, अब निफ्टी के लिए जब हम लगातार 8900 के नीचे क्लोज दे रहे हैं, 8650, 8800 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। 8800 टूटेगा तो फ्रेश मंदी होगी, नहीं तो हम वहाँ पर सपोर्ट लेंगे। 9000, 9150 ऊपर की तरफ 150 पॉइंट की रेंज मजबूत रेजिस्टेंस है, जहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 16800, 17100 निफ्टी के लिए बढ़िया खरीदारी का लेवल है। ऊपर में 18000, 18300 बढ़िया लेवल है, जहाँ पर बैंक निफ्टी में, माफ़ कीजिएगा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 16800, 17100 बढ़िया लेवल है खरीदारी करने के लिए आज से, और बैंक निफ्टी में 18000, 18300 ऊपरी रेंज है। आइए आज की स्मॉल डे रेंज 8800, 9000, ये 100 पॉइंट दोनों तरफ गिन लीजिए, ये आज की छोटी रेंज है। 8750 से 9050 आज की मीडियम रेंज है। 8650 से 9150 आज की बड़ी रेंज मानकर चलिए। तो ये 3 रेंज है आपके लिए निफ्टी पर। ओके, बैंक निफ्टी 17100, 18000 ये आज की छोटी रेंज, 17000, 18150 आज की मीडियम रेंज, 16800 से लेकर 18300 ये बड़ी रेंज बैंक निफ्टी की आप मानकर चलिए आज के लिए। तो ये 2 रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। जो मार्केट जिन लेवल के ऊपर न्यूट्रल और पॉजिटिव होगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एडिटर स्टेक में। 9050 और 18300 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर तो मार्केट न्यूट्रल हो जाएंगे। 9200, 19000 के ऊपर क्लोज मिलता है तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएंगे। पुट कॉल रेशियो 1.03 पर है, अभी भी ओवरसोल्ड के नज़दीक है। कल 0.95 था और इसलिए हमने कहा कि शॉर्ट कवरिंग होना तय है, और आप देख सकते हैं किस तरह से FIs की तरफ से दमदार शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी। कल हमने कहा अभी तक पुट कॉल रेशियो 0.95 ये एकदम ओवरसोल्ड है और शॉर्ट कवरिंग आनी ही आनी है, और वो आपको मिली। विक्स 4% घटकर आया है 3945 पर। जी दीप।
बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग सेटअप है आज के ट्रेड के लिए, पर वही बात है जैसा कि अनिल जी ने बोला, जब तक 9000 9050 के ऊपर निफ्टी नहीं जाता तब तक बिकवाली का दबाव बना रहेगा। चलिए सर, जिनकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी है तेजी या मंदी की, उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए आज? 8,800 दीप ये स्टॉप लॉस का लेवल है निफ्टी पर इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। बैंक निफ्टी पर 17,400 बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, उसके बेहद नज़दीक हम बंद हुए हैं, लेकिन मुझे बड़ा रखना ही है। 17,400 के नीचे जाते हैं दिन के दौरान तो आप वहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन को खत्म कर लीजिए। जहाँ तक शॉर्ट पोजीशन का सवाल है, निफ्टी पर एक ही स्टॉप लॉस है 9,050, इसके ऊपर दिन के दौरान निकले या फिर आप बंद होते दिखें शॉर्ट काट लीजिए। बैंक निफ्टी पर जरूर दो दूंगा मैं आपको लेवल 17,850 इंट्राडे, क्योंकि बैंक निफ्टी पर बहुत दूर के लेवल हैं। वैसे सही लेवल 18,300 ही आता है, तो 18,300 के लेवल के ऊपर बंद हो तो फिर यहाँ पर आपको शॉर्ट काट लेनी चाहिए। ये आपके लिए राय है, ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस के लेवल। ओके, तो इंट्राडे पर 17,850 और क्लोजिंग बेसिस पर 18,300, ये हैं आपके लिए एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स अगर आपके हैं बैंक निफ्टी पर। नई पोजीशंस कैसे बनाएं सर आज? नई पोजीशन निफ्टी खरीदे 8,800 के स्टॉप लॉस के साथ। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 9,000, 9,050, 9,125, 9,150 के टारगेट के लिए। ये आपके लिए ऊपर के लेवल्स हैं। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो इंतजार करें 9,000, 9,150 की रेंज का, यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस होगा 9,200 का, 8,925, 8,875, 8,850 और 8,800 तक के टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए शॉर्ट निफ्टी में ऊपर के लेवल पर। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 16,800, 17,100 ये परफेक्ट रेंज है जहाँ मैं आपको स्ट्रांगली बाय करने की राय दे रहा हूँ। 16,650 ये स्टॉप लॉस होगा आपका, 150 पॉइंट नीचे रख लीजिए सेफ्टी के हिसाब से। 17,400, 17,500, 17,600 तीन लेवल के लिए। अब ये मत कहिएगा कि मैंने स्ट्रांगली खरीदारी की भी राय नहीं दी। जहाँ लेवल सही आ रहे हैं, करेक्शन जहाँ पूरा होने की संभावनाएं दिख रही है वहाँ पर हम स्ट्रांगली कह भी रहे हैं खरीदारी करने की राय। जो 8,550, 8,650 की रेंज में निफ्टी पर आता है, 16,800, 17,100 की रेंज में बैंक निफ्टी पर आता है। तो अपने लेवल के नज़दीक आ रहा है करेक्शन, पहला करेक्शन का पहला राउंड पूरा करने के लिए। उसके बाद एक बाउंस मिलेगा, बाउंस में हम फिर से वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके फिर से निचले लेवल का इंतजार करेंगे। तो अब अच्छे लेवल के नज़दीक बाजार आ रहा है जहाँ पर अगर आपने मई के महीने में शुरुआत में अगर आपने बेचा है तो वहाँ खरीदारी करने के मौके मिलेंगे। दीप स्टॉक जो बैन में है, आइडिया वापस से आज बैन में आ गया है, एफएनओ बैन में कल की तेजी के बाद में ये ज़रूर हुआ है। बिल्कुल, तो कल की तेजी के बाद आइडिया वापस बैन में आ गया, पर कल टेलीकॉम स्टॉक्स की तरफ से शानदार प्रदर्शन रहा। देखते हैं आज क्या रिएक्शन आता है। सर, हमने फंड फ्लोज तो एनालाइज कर ही लिए, जिस तरह का एफआई एक्शन था स्पेशली, पर वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, वहां से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं सर? वायदा कारोबार के संकेतों में दीप सिंपल एक ही कल अपनी बात हुई थी ना कि लेवल 9,000 है। अब 9,000 के ऊपर आप पॉइंट गिनो, एक एक तेजी है कि नहीं है। तो आपने कल कितने पॉइंट की तेजी देखी इंट्राडे में? खाली 30 पॉइंट की। 9,030 का हाई बनाया थोड़ी देर के लिए, करेक्ट, 9,000 के ऊपर टिके नहीं। आज भी मैं फिर यही कहूंगा 9,000 से ही तेजी गिनी है। जब तक आप 9,000 के नीचे तेजी सोचो ही मत। तो अगर आपका 120 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाता है तब भी आप ये सोचिए मैं नीचे ही हूँ, मेरे लिए पॉइंट गिनना ही 9,000 से शुरू करना है, ठीक है। तब तक आप 9,000, 9,050 ये कंजेशन जोन है ऊपर, इसको जब तक पार नहीं करेंगे तब तक मूड बनेगा ही नहीं। इसको पार करने के बाद बनाएंगे बिल्कुल मूड, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएंगे। तेजी तो करनी है लेकिन लेवल से करनी है। या तो नीचे का लेवल आ जाए हमारा 8,550, 8,650 जहाँ खरीदेंगे, वो ना आए तो 9,050 के पार निकल कर टिक जाए, वहां से भी 100-150 पॉइंट के लिए तेजी करेंगे। तो भाई कहीं तो सही जगह मिलनी चाहिए ना तेजी करने की। तो हम 9,000 से गिनेंगे, और क्यों गिनेंगे वो बता देता हूं। 9,000 के पुट में 30 लाख शेयर हैं मंथली और वीकली मिलाकर, और 9,000 के कॉल्स में 33 लाख शेयर है मंथली और वीकली मिलाकर। अब इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, मंथली वाली सीरीज में आपके 13 लाख शेयर हैं 8,800 पर, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 9,000 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 20 लाख शेयरों का। तो जब तक और 20 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 9,000 के लेवल पर, जो कल की एक्सपायरी वाला है।
तो अब 9000 9050 आप पार नहीं करेंगे तो आप तेजी का सोचिए मत। वायदा कारोबार के डेटा भी यही कह रहे हैं आपको। और 8800 अगर टूटा तो आपके लिए नीचे की रिस्क खुलती हुई नजर आती है। ये आपके लिए सिंपल फॉर्मूला है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 17000 अगला अहम सपोर्ट है, 18000 अगला लेवल है, तो 1000 पॉइंट की रेंज हो गई आपके लिए 17000 18000। अब 200-250 पॉइंट दोनों तरफ गिन लीजिए। 17000 के नीचे 16800 के आसपास का बड़ा सपोर्ट है, करेक्ट। 18000 के ऊपर कल आपने 18175 का हाई बनाया, वैसे 18250 का लेवल है, तो 18175 18300 वो परफेक्ट रेंज है ऊपर के। 200-300 पॉइंट ऊपर गिन लीजिए 18000 के, 200-300 पॉइंट नीचे गिन लीजिए 17000 के, और ये 1000 पॉइंट की रेंज है डेटा के लिहाज से। 17500 आपका बीच का निर्णायक लेवल है, उसके आसपास ही आप बंद हुए हैं, तो बस ये बैंक निफ्टी के भी है। वैसे आज दीप मैं बताऊं, बहुत दिनों बाद इतने क्रिस्टल क्लियर बढ़िया डेटा दिख रहे हैं कि कहाँ पर आपको खरीदना है, कहाँ पर बेचना है। आमतौर पर बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से डेटा मिलते नहीं आपको, लेकिन आज खरीदने और बेचने की दोनों की रेंज परफेक्ट मिल रही है। किस रेंज के ऊपर खरीदना है, किस रेंज में नीचे आए तो खरीदना है, सपोर्ट लेवल कहाँ है, रुकावट के लेवल, बहुत परफेक्ट लेवल निकल कर आए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बड़े दिनों बाद डेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हैं मुझे। बिल्कुल, तो चलिए अच्छा है, डेटा के लिहाज से आज डायरेक्शनल मूवमेंट और बाजार में क्लियर हो सकता है। और जैसे कि अनिल जी कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं और गिरावट पर बाई सिग्नल्स भी मिलेंगे बाजार पर, तो देखते हैं कि किस तरह का आज एक्शन बनता है। अभी के लिए ट्रेंड तो नेगेटिव ही है, पर जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। खबरों के दम पर अर्निंग्स रिएक्शंस हैं, ब्रोकरेजेस भी काफी सारी आ रही हैं। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है, देवांशी, पूजा और आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवांशी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स कौन से हैं। बिल्कुल, आज देखिए जो कैश मार्केट्स में रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें स्ट्राइड्स फार्मा है, GHCL है, अजंता फार्मा है, चेन्नई पेट्रो है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है। ये सारी ऐसी कंपनीज हैं, और साथ ही JK लक्ष्मी सीमेंट, ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसके नतीजे आज आने वाले हैं, इस पर आप नजर कीजिए। इसके अलावा आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके राइट इश्यू खुलने वाले हैं, इस पर भी आप नजर कीजिए, और ये 3 मई तक खुला रहने वाला है, तो इसके चलते आज ये फोकस में रहेगा। और इसके अलावा आज आप देखिए जो ओके, थोड़ा सा इशू आ रहा है देवांशी के ऑडियो में। देवांशी के साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, बट जैसे देवांशी बता रही थी, रिलायंस का आज राइट्स इशू खुल रहा है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज ये स्टॉक ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में भी रहने वाला है, क्योंकि राइट्स इशू खुल रहा है, तो वहां पर भी नजर डालिए। ओरेकल फाइनेंशियल की तरफ से भी डिविडेंड आएगा। कुछ और नतीजे हैं जिसके बारे में देवांशी बात करने वाली थी, उनसे ऑडियो कनेक्ट करेंगे, बट तब तक पूजा के पास चलते हैं। पूजा, आप बता दीजिए कि आपके पास जो नतीजे हैं वो कौन से हैं और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। जी दीपांशु, मेरे पास कैश सेगमेंट के नंबर्स हैं। JMC प्रोजेक्ट्स नंबर्स कमजोर हैं, आय में भी गिरावट दर्ज हुई है, कामकाजी मुनाफा 57% घटा है कंपनी का, और मुनाफे से घाटे में आ चुकी है, और इस बार 55 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। पायनियर डिस्टिलरीज, यहाँ भी नंबर्स कमजोरी हैं, इस बार भी कंपनी ने 35 करोड़ का घाटा दर्ज किया है, और आय में लेकिन 18% की हल्की बढ़त देखी गई है, लेकिन घाटा ही दिखा गया है, तो नतीजे कमजोर है। कुछ और खबरों में IRCTC आज फोकस में रहेगा। 1 जून से अब फैसला लिया है कि रेलवे 200 नॉन AC ट्रेनें चलाएंगी। बुकिंग की सुविधा कुछ समय बाद ऑनलाइन शुरू होगी, और इसकी गाइडलाइंस भी जल्द जारी की जाएगी। केमिकल स्टॉक्स पर भी नजर रखें, क्योंकि केमिकल इंपोर्ट पर अब 15% कोविड टैक्स लगाने की योजना है। 1 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक लागू रह सकता है ये जो टैक्स लगेगा, और घरेलू इंडस्ट्रीज को सहारा देने के लिए ये कदम सरकार उठा सकती है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। नेस्ले इंडिया, यहाँ पर खबर आ रही है कि प्रोडक्ट्स पर कंपनी ने सफाई दी है। नेस्ले के सारे प्रोडक्ट्स भारत में बनते हैं। लॉकडाउन के चलते मैगी, किटकैट और मिल्क मेड मिल्क की मांग बढ़ी है। सरकार से पर्याप्त उत्पादन क्षमता के लिए 75% कर्मचारियों की मांग की है, इस तरह की खबर आ रही है नेस्ले की तरफ से। मोंटे कार्लो पर भी नजर रखिए, कंपनी एक न्यू प्रोडक्ट लाइन में एंट्री लेने जा रही है, जिसमें कि उनका कहना है कि वो
पीपीई किट्स और फेस मास्क बनाने के कारोबार में एंट्री ले सकती है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। कंपनी के सैलरी में कटौती नहीं करने का फैसला लिया है और डीलर के लिए डिस्काउंट स्कीम के नियम भी यहां पर कंपनी ने बदल दिए हैं। तो एक अपडेट यहां पर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की तरफ से। और आखिर में बात करते हैं फंड एक्शन की। इक्विटास होल्डिंग मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी के करीब 20 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 44 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर ये खरीदारी देखी गई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। तो इक्विटास होल्डिंग्स पर नजर रखिए। और लगातार हम देख रहे हैं कि फंड एक्शन आता जा रहा है इक्विटास में। दिन बर दिन हम देख रहे हैं कि बड़ा फंड एक्शन हो रहा है जहां तक इक्विटास का सवाल है। और कल भी इस शेयर पर काफी तेज बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। देवांशी के साथ हमारा ऑडियो फिर से जुड़ चुका है। देवांशी, आप बताइए, कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स के बारे में आप बताने वाली थी, बजाज फाइनेंस इंक्लूडेड। बिल्कुल, आज बजाज फाइनेंस इसके नंबर्स पर फोकस रहेगा क्योंकि आप देखिए जो नतीजे हैं वो अच्छे आते हुए दिखे हैं थोड़े से अनुमान से, लेकिन जो प्रोविजंस थे वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं और इसी के चलते हमने देखा कि जो मुनाफा है इस पर असर आता हुआ दिखा। 20% मुनाफा इसका कम होता हुआ दिखा है। ब्याज से आय करीब 38% तक बढ़ती हुई दिखी है। एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है 1.61% पे GNPA और नेट NPA 0.65% पे। साथ ही कंपनी का ये कहना है कि 2 बड़े अकाउंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें स्ट्रेस आता हुआ दिखा और इसी के चलते करीब 400 करोड़ के प्रोविजंस कंपनी ने किए हैं। इसके अलावा आज टाटा पावर पर भी आप नजर रखें, इसके भी नतीजे जो हैं थोड़े से बेहतर हैं। जो टॉप लाइन है थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है, करीब 8.5% घटे हैं आय, लेकिन जो मुनाफा है वो आपको काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा क्योंकि जो नॉन कोर असेट्स हैं इसकी जो बिक्री है कंपनी लगातार करती हुई दिख रही है और इस बार जो वन टाइम प्रॉफिट है वो करीब 530 करोड़ का है। इसकी बिक्री से कामकाजी मुनाफे में 17% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। जो खर्च है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है, इसका सहारा कंपनी को मिला है। और मार्जिन इस बार देखिए आप करीब 18.5% से बढ़कर 24% के करीब मार्जिन आते हुए दिखे। अपोलो टायर्स नतीजे कमजोर हैं लेकिन अनुमान से थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आप देखिए जो आय है 15% तक घटती हुई दिखी है, लेकिन मार्जिन फ्रंट पर 10% से बढ़कर मार्जिन 13% पे कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। मुनाफा करीब 7% तक घटता हुआ दिखा है। L&T इन्फोटेक इसके भी नतीजे इस बार अच्छे आते हुए दिखे हैं। कुल आय करीब 7.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। डॉलर से जो आय है करीब 4% तक बढ़ती हुई दिखी है। मार्जिन इस बार स्टेबल है 16.7% पे और साथ ही जो मुनाफा है वो 13% तक बढ़ता हुआ दिखा। और आखिर में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं इस बार। अनुमान से जो ब्याज से आय है 45% तक बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही जो मुनाफा है वो 14% तक बढ़ता हुआ दिखा है 73 करोड़ पर, लेकिन प्रोविजंस थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं। 12 करोड़ के प्रोविजंस थे, कोरोना के चलते 97 करोड़ के जो प्रोविजंस हैं वो कंपनी ने दिए हैं। और इसके अलावा अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस NPA स्टेबल है 0.97% पे, 0.95% से बढ़कर, और नेट NPA 0.2% पे आते हुए दिखे हैं। मार्जिन 11.2% पे कंपनी ने क्लॉक इन किए। तो कुल मिला के नंबर्स फ्लैट है, तो अनुमान से थोड़े से बेहतर नतीजे उज्जीवन के आते हुए दिखे। एक बार फिर से एनबीएफसी और फाइनेंशियल्स खबरों पे रहेंगे, जहां तक दिग्गज एनबीएफसी का सवाल है, कुछ मिड कैप फाइनेंशियल्स का भी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी। अब बिगुल बजाकर जान लेते हैं कि आज फॉरेन ब्रोकरेजेस का इंटरेस्ट किधर है FIR में। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष, सबसे पहले तो बताइए कि नतीजों के दम पर ब्रोकरेजेस का रिएक्शन कहां पर आ रहा है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले बजाज फाइनेंस यहाँ पर नतीजे आए थे और ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से अगर आप देखें तो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से अगर आप देखें तो नतीजे जो है ऑपरेशनली स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। साथ ही जो एनालिस्ट हैं, ब्रोकरेज हाउस हैं, जिस तरह से कंपनी ने डिस्क्लोजर दिए मोरेटोरियम पर और जो एसेट क्वालिटी के ऊपर डिस्क्लोजर दिए, उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। सबसे पहले अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 2740 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 2800 से लक्ष्य को हटाकर 2000 कर दिया, क्योंकि कह रहे हैं कि जो मोरेटोरियम में लोन बुक है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 10% जो है प्रोबेबिलिटी बनती है कि NPA में टर्न आउट हो जाएंगे, जिसके चलते इन्होंने लक्ष्य जो है घटाया 2800 से घटाकर 2000। टाटा पावर के भी नतीजे आए थे, यहाँ पर भी जो नतीजे ऑपरेशनली बढ़िया नजर आए। साथ ही जो गाइडेंस दी है मैनेजमेंट ने कि वो जो अपना कर्ज है वो 48,000 करोड़ से घटाकर 25,000 करोड़ कर देंगे, उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। CLA से खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 72 रुपए के लक्ष्य के लिए, और ये कह रहे हैं कि स्टॉक के अंदर डीप वैल्यू है। साथ ही मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 38 रुपए के लक्ष्य के लिए।
लेकिन जेफरीज ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, इन्होंने सिर्फ होल्ड की रेटिंग दी है 35 रुपए के लक्ष्य के लिए। एल&टी इन्फोटेक के भी नतीजे आए थे, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है मॉर्गन स्टैनली ने 1850 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये तो रही जहां तक नतीजों के दम पर रिएक्शन से, देखते हैं क्या मूवमेंट आता है। कुछ और स्टॉक्स भी हैं आपके पास आशीष, जहां पर ब्रोकरेज के रिएक्शंस आ रहे हैं? बिल्कुल दीपांशु, सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आज एक मैक्वारी की रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, न्यूट्रल से घटाकर अभी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य जो है 1124 से बढ़ाकर माफ कीजिएगा 1195 कर दिया इन्होंने जो लक्ष्य है। और इसमें ये कह रहे हैं कि कंपनी अब जो है धीरे धीरे एक एनर्जी कंपनी से ट्रांजिट होकर एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनने जा रही है और ये अनुमान लगा रहे हैं कि कंपनी का जो केपेक्स है वो आगे जाके बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते जो फ्री कैश फ्लोज है उसके ऊपर दबाव रहेगा, जिसके चलते इन्होंने जो रेटिंग है उसे घटा दिया है। CLSA की एक रिपोर्ट है एयरटेल पर, कल हमने देखा था कि रिपोर्ट आई थी, काफी अप्रिशिएट किया गया था कि जो ARPUs में बढ़त है वो काफी बढ़िया ग्रोथ दिखाई गई थी, 670 का लक्ष्य दिया था, लेकिन इसमें एनालिस्ट कॉल के बाद जो है लक्ष्य जो है 670 से बढ़ाकर 720 कर दिया है। अदानी पोर्ट्स पर सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य जो है 350 से बढ़ाकर 402 कर दिया है। ये कह रहे कि प्रमोटर की तरफ से लगातार जो गिरवी रखी हिस्सेदारी छुड़ाई जा रही है उसे पॉजिटिव माना जाएगा। और आखिरी रिपोर्ट है मेरे पास, M&M पर रिपोर्ट है, नोमुरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 419 से बढ़ाकर 501 कर दिया है। कि कह रहे हैं कि ग्रामीण इकोनॉमी में रिवाइवल के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ट्रैक्टर मार्केट में अगर देखा जाएगा तो M&M की पोजिशनिंग काफी बढ़िया है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आपको करना है फोकस। आइए फोकस करते हैं आज की पिक ऑफ द डे पे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, बिगुल के बाद चलते हैं उनके पास। स्वागत है आप सबका, शुभ शुरुआत। शुभम जी आपके साथ, बताइए आपका पिक ऑफ द डे, बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहले तो अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट में काफ़ी समय से ओपन इंटरेस्ट बहुत रिड्यूस हो चुका है और मुझे लगता है इसीलिए ये जो वोलैटिलिटी हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज थोड़ा भी अगर किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेंथ आता है तो इमीडिएटली मार्केट रिएक्ट कर जाता है। और वही तो इस तरह के मार्केट माहौल में मुझे लगता है कि एक लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो काइंड ऑफ मार्केट न्यूट्रल पोर्टफोलियो हमें क्रिएट करना चाहिए। तो फिलहाल जो एक शॉर्ट साइड की सलाह होगी वो होगी सेल पे। और अगर हम सेल को देखें और पूरे मेटल पैक को भी देखें तो मेटल पैक काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और सेल वहाँ पे एक अंडर परफॉर्मर रहा है। और अगर इसका हम डेरिवेटिव डेटा को देखें तो डेरिवेटिव डेटा में कंसिस्टेंटली एक शॉर्ट कवरिंग साइकिल देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकडाउन हमें 1-2 दिन पहले देखने को मिला था उसके बाद अब यहाँ पे फॉलोअप सेलिंग और आता हुआ दिखेगा। इसलिए सेल का 27 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन जो ₹1.45 के आसपास क्लोज हुआ था उसको खरीदने की राय है। 50 पैसे पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और ₹3 का यहाँ पे टारगेट होगा। ओके, ये पुट ऑप्शन कौन सा, 27 रुपए वाले ही लेना है, राइट? हाँ, 27 एट द मनी का पुट ऑप्शन हम यहाँ पे खरीदेंगे, 27 के स्ट्राइक का। ओके, और ये लेना है ₹1.5 के आसपास, ₹1 का स्टॉप लॉस और ₹4 का टारगेट, राइट शुभम जी? नहीं, ₹3 का टारगेट है अनिल जी और 50 पैसे का स्टॉप लॉस है। ओके, ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो ये है शुभम जी की तरफ से पिक ऑफ द डे, खरीदारी का। आप बैलेंस बनाने की बात करें तो कोई सेल भी है क्या साथ में? अनिल जी ये तो सेल आई मीन बाय भी है क्या? हाँ बिल्कुल, बाय अगर हाँ, आप इजाजत दें तो बिल्कुल 1-2 स्टॉक्स में ऐड कर सकता हूँ जो वॉच लिस्ट में है और मार्केट ओपन होगा तो डेफिनेटली वहां पे हम ट्रेड बना सकते हैं। तो जो टॉप पिक होगा वो होगा टेक महिंद्रा। और अगर हम टेक महिंद्रा को देखें तो आईटी में थोड़ा यहाँ पे माइनर लॉन्ग बिल्ट होते हुए दिख रहे थे और टेक महिंद्रा मुझे लगता है कि उसमें एक अच्छा बाई का कैंडिडेट बन सकता है। तो टेक महिंद्रा का 520 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो ₹10.75 के आसपास क्लोज हुआ था, उसको हम खरीद के चल सकते हैं और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे ₹7 पे और अपसाइड में मुझे लगता है ₹18 तक के टारगेट टेक महिंद्रा का 520 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो टेक महिंद्रा खरीद सकते हैं और सेल को बेचना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय खरीदारी करने के लिए आज से, और बिक वाली दोनों बैलेंस बनाकर चलिए। वाकिल साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मुझे बेचना है यूपीएल जिसमें कल एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, लेकिन मुझे तब बेचना है जब कल का लो ब्रेक करेगा। अगर आज ऊपर खुलता है तो मैं नहीं बेचूंगा। 336 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे जैसे ही टूटेगा
एक बड़ी मूव नीचे आज के दिन में, आज और कल में आ सकती है, तो मैं 336 के नीचे ही बेचूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 342 का होगा और 318 का मेरा आज और कल का टारगेट होगा। ओके, और ये बेचना है आपको यूपीएल, अगर नीचे खुले तो बेचिए। 340 के आसपास बंद हुआ है, यहाँ पर नहीं बेचना है वागले साहब को 336 टूटने पर। वागले साहब, ये लेवल जो दिया आपने बेचने वाले, ये कैश के हैं फ्यूचर्स के? वागले साहब, लेवल्स कैश के हैं या फ्यूचर्स के? अनिल जी, ये कैश के लेवल्स है, लेकिन कैश और फ्यूचर्स में ज्यादा फर्क नहीं, 50 पैसे 1 रुपए का से ज्यादा फर्क नहीं है। ओके, चलिए ठीक बात है। तो ये है राय आपके लिए इस वक्त बिक वाले की। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर अपनी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, एक आजकल एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ अनिल जी, जी बिजनेस के ऊपर ये वसीम जी ने शुरू करा है। पिक देने से पहले अनिल जी आपसे इजाजत मांगते हैं, और अभी शुभम जी ने भी दूसरी पिक देने से पहले आपसे इजाजत मांगी। तो अनिल जी मैं भी इजाजत मांगता हूँ। मेरी जो पिक है अनिल जी, वो बोल्ड पिक है और कॉन्ट्रा पिक है। आपसे अनिल जी इजाजत है, और अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो अनिल जी आप गेस करना चाहेंगे नाम। बोल्ड और कॉन्ट्रा पिक है, कोई उस स्टॉक पे बिकवाली की राय नहीं दे रहा, मेरी बिकवाली की राय है। नहीं तो आप ये पिक, ये इन दोनों का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? इन दोनों का एग्जाम्पल देके पिक मांग रहे, ताकि आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने इन दोनों को मना नहीं किया तो आपको भी ना करूं? नहीं अनिल जी, मना तो आप करते ही नहीं है किसी को। मना तो आप करते नहीं अनिल जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी बोल्ड पिक अगर बेचने की राय की है तो वो रिलायंस पे होगी। देखिए अनिल जी, ऐसे ही आप अनिल जी, आप जो बोलते हैं कि आप अपने पैनलिस्ट को उनके बेटर आपसे आरा जानते हैं, तो बिल्कुल ये आपने आज अनिल जी फिर सिद्ध करा है। तो मेरी अनिल जी बिकवाली की राय है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अगर पुल बैक पर 1440 1450 के भाव मिलते हैं, तो 1482 के टारगेट से 1302 के लक्ष्य के लिए इसको बेचना चाहिए। और अनिल जी, जिस तरीके से हमारे मित्र आशु मदान जी भी कई बार आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, तो एक ख्याल मेरे मन में भी आया कि जो लोग राइट इश्यूज में अप्लाई कर रहे हैं, इस माहौल के अंदर, कठिन समय के अंदर बहुत से लोग नया पैसा नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो जितने शेयर कई लोग राइट इशू में लगा रहे होंगे, उतने डिलीवरी भी बेच रहे होंगे। चार्ट थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, पुल बैक पर 1440 1450 के अराउंड बेचने की राय है। 1482 का स्टॉप लॉस है, 1302 का लक्ष्य है। इंट्राडे पिक नहीं है, 1-2 दिन का नजरिया बना के रिलायंस में पुल बैक पे बिकवाली की राय है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग। और मैंने अंदाज यही लगाया क्योंकि कल रिलायंस डे लो पर बंद हुआ था, और आज मक्वायरी की रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग आई है, जिन्होंने 1195 रुपये का टारगेट 1195, ये बड़ा सरप्राइजिंग है और वो रिपोर्ट पढ़ने लायक भी है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लिखी है 1195 के टारगेट के लिए। तो थोड़ा रिलायंस देखते हैं। आज राइट्स इशू भी खुल रहा है, रिपोर्ट भी है, कल डे लो पर बंद भी हुआ, और कल मन भी काफ़ी कर रहा था कि ये जिन लेवल पर रिलायंस बंद हो रहा है, ये नीचे गिरने को तैयार हो सकता है, मेक और ब्रेक लेवल है। तो अगर आज रिलायंस कमज़ोर हो जाता है तो फिर निफ्टी के लिए भी 100 पॉइंट ऊपर एसजेएक्स निफ्टी के लिए खुलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एनीवे, कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर अपनी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरी खरीदारी की राय है अनिल जी, और खरीदना है ग्रैन्युअल्स, जिसमें कि कल एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आया। यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकआउट कल के ट्रेड में हमने देखा, और साथ ही अनिल जी शानदार वॉल्यूम भी कल होते हुए दिखाई दिए। तो ग्रैन्युअल्स को बाय करना चाहिए। मुझे लगता है 175 रुपये इसके लिए पहला टारगेट होगा, और उसके बाद ये स्टॉक 182 रुपये तक भी ऊपर जा सकता है। तो 175 182 के इवेंचुअल टारगेट के लिए ग्रैन्युअल्स को बाय करें, और 162 रुपये पर एक स्टॉप लॉस रख लें। ओके, 175 182 ये दो टारगेट, 162 का स्टॉप लॉस, 165 के आसपास हुआ है बंद। खरीदिए ग्रेन्यूल्स। आइए चलते हैं जैन साहब के पास। जैन साहब बताइए सर, आपका क्या इरादा है आज? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। खरीदारी का इरादा है अनिल जी, और जिस तरीके से अगेन सेक्टर स्पेसिफिक है मार्केट, तो आज बहुत बढ़िया कमेंट्री मुझे लगी थी आपकी सुबह आज जब 8650 8550, और आप ये बोल रहे थे कि पहली बार ऐसे संकेत मिल रहे कि ऐसे एक क्लियर कट लेवल्स आ रहे हैं, और बहुत सही है कि ऐसे लेवल्स आ गए हैं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज हो सकता है कि बेहतर हो जाए। काफ़ी चीज़ें अब धीरे धीरे खुल रही है, हालांकि 60% ऑफ द जीडीपी अभी भी रेड जोन में है, प्रॉब्लम्स है, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि ऐसे सेक्टर्स है
और ऐसे स्टॉक्स है जहां पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज है अभी भी बहुत बढ़िया। तो मैं वही एकदम स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहूंगा। तो मुझे एफएमसीजी में, जैसे कि हमेशा से मैं कहते आया हूं कि वहां बहुत सारे स्टॉक्स पहले भी रेकमेंड किए हैं, तो एफएमसीजी में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कि वैल्यूएशंस के लिहाज से आईटीसी और गोदरेज कंज्यूमर अगर देखें तो एज कंपेयर टू देयर पीयर्स काफी सस्ते वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है कि गोदरेज कंज्यूमर एक स्टॉक हो सकता है। दूसरा, एलटीआई के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, मुझे लगता है कि अगेन आईटी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखिए टीसीएस, इन्फोसिस रेजिलिएंट हो रहे हैं खराब मार्केट्स में भी। तो मुझे लगता है कि एलटीआई एक बहुत बढ़िया कंपनी है। एलटीआई एलटीटीएस काफी बार रेकमेंड भी किया है ये स्टॉक। ग्रैन्यूल्स में ऑलरेडी कुणाल जी ने दे रखा है फार्मा से, तो मैं वो भी एक लाया था स्टॉक। और सीडीएसएल, जो कि मैं काफी बार रेकमेंड कर चुका हूँ, और दीप जी ने भी पूछा था उस दिन और रिजल्ट्स हल्के आए थे, फिर भी मैंने बोला कि इसको होल्ड करके रखें। तो इसको मैं ट्रीट नहीं करूंगा कि ये पिक है मेरी। बट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये एक स्टॉक है, अगेन मैं फाइनेंशियल सर्विसेज पे बुलिश हूं क्योंकि ये सेगमेंट वैसे बंद नहीं हुआ था, और मुझे ऐसा लगता है कि जनरल इंश्योरेंस का अब जो 3 महीने का जो एक्सटेंशन था, कहीं ना कहीं अब ये माहौल ऐसा होने लगा कि वापस से कामकाज हमारे जैसे इवन जयपुर में भी काफी हद तक एक्टिविटी अब शुरू हो गई है। और ओवरऑल देखते हैं तो सरकार अब ये इनिशिएटिव तो ले लिया कि धीरे धीरे चीजों को और खोलना ही, इवन स्कूल्स में भी नॉन टीचिंग स्टाफ और ऑफिसेज और इन तरीके की चीजें खुलने को आ रही है। मॉल्स के अंदर भी ऑफिसेज खुलने को आ रही है। तो लगता है कि धीरे धीरे इस चीज को ठीक करेंगे लॉकडाउन को, तो ये सारे माहौल और सेंटिमेंट्स को भी ठीक करेगा। बट यस, यही चीज है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जनरल गोदरेज कंज्यूमर, एलटीआई एंड ग्रैन्यूल्स इंडिया और सीडीएसएल, ये पिक्स लेके आया। ओके, तो ढेर सारी पिक्स हैं इस वक्त जैन साहब की तरफ से खरीदारी करने के लिए। आज से गोदरेज कंज्यूमर्स, एल&टी इन्फोटेक, ग्रैन्यूल्स, सीडीएसएल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये हैं 5 का पंच जहां पर करनी है आपको खरीदारी। आइए अब फोकस करते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं रिजल्ट्स ठीक दिख रहे हैं बजाज फाइनेंस के, उम्मीद से थोड़े से बेहतर हैं। हालांकि प्रोविजनिंग तो आजकल सबको ज्यादा करनी पड़ रही, तो अब आजकल प्रोविजनिंग पर ज्यादा फोकस होता नहीं है। क्या स्टॉक यहां से बढ़ सकता है? शुभम जी जरा देखिए चार्ट्स और वायदा कारोबार के आंकड़े और बताइए, खरीदें क्या इसे? अनिल जी, बजाज फाइनेंस में अगर देखें तो बहुत समय से एक अंडर परफॉर्मर रहा है और कल भी अपने ऑलमोस्ट एक फ्रेश लो के आसपास में ट्रेड हो रहा था। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही कॉशियसली हमें ट्रेड करना पड़ेगा अगर हम यहाँ पे पोजीशन बना भी रहे हैं। तो प्योरली एक शॉर्ट कवरिंग के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि एक ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1900 के आसपास मेंटेन करें, बिकॉज अगर 1900 का लेवल अगर टूट जाता है तब हो सकता है कि यहाँ पे व्यू भी चेंज हो जाए। तो फिलहाल इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से 1900 के स्टॉप लॉस से एक यहाँ पे हम शॉर्ट कवरिंग के एक्सपेक्टेशन में एक ट्रेड बना सकते हैं, और अपसाइड में 2070 तक का यहाँ पे इंट्राडे टारगेट होगा। ओके, 2070 तक के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 1900 का लगाएं स्टॉप लॉस। एक और स्टॉक है जिसके रिजल्ट्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, वो है अपोलो टायर्स। मिले जुले से नतीजे हैं, न बहुत अच्छे न बहुत खराब, और आप कह सकते हैं कि जिस तरह के खराब नतीजों की उम्मीदें वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, उसके मुकाबले में तो थोड़े ठीक ही कहे जा सकते हैं अपोलो टायर्स के नतीजे। कामकाजी मुनाफा 375 करोड़ का अनुमान था, 475 करोड़ आया है। मार्जिन्स बढ़िया आए हैं, 10.5% के मुकाबले में, उम्मीद के मुकाबले में 13%। जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए कुणाल जी, क्या अपोलो टायर्स में यहाँ खरीदारी का मौका बन सकता है या फिर ऊपर आए तो बेचा जाए? अरे जी देखिए, चार्ट पर अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों से स्टॉक बहुत ही शांत है और इसमें कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का अपवर्ड ब्रेकआउट होगा, जिस तरह के संकेत चार्ट पर नजर आते हैं। ब्रेकआउट हालांकि 96 रुपए के ऊपर होगा, कल की बंदी का भाव 92 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि 96 के ऊपर जैसे ही अपोलो टायर्स निकलता है तो आपको इसमें फिर सीधा एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 105, 108 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। तो मेरी राय में 96 के ऊपर बाय करें। अगर ऑलरेडी आपकी पोजीशन बनी हुई है रिजल्ट से पहले तो एक स्टॉप लॉस 88 पर रख लें, और ऊपर मुझे लगता है कि 96 के ऊपर अग्रेसिव बाय करने की राय। ओके, 96 के ऊपर ही खरीदें, वो ज्यादा बढ़िया होगा। जिन साहब आईआरसीटीसी और बाकी दूसरे रेलवे स्टॉक्स पर राय दें। खबर ये कि 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेन चलाने की योजना है। अभी स्पेशल ट्रेन, श्रमिक ट्रेन तो चली रही है, लेकिन नॉर्मल वाली जो पैसेंजर ट्रेन है वो चलने की बात हो रही है। जल्दी ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी और जो भी होगी बुकिंग आईआरसीटीसी से ही होगा, ऐसे काउंटर पर जाके नहीं ले सकते हैं। खरीदेंगे आप? सर्किट टू सर्किट चलने वाला स्टॉक है, कल जरूर सर्किट नहीं लगा, तो यहाँ पर क्या राय है? 1270 पर बंद हुआ है।
नहीं, बहुत बुलिश तो नहीं हूं मैं अनिल जी। मतलब स्टॉक अच्छा लगता है मगर भाव अच्छे नहीं लग रहे हैं, और जिन लेवल्स पे है बहुत आईपीओ के बाद बहुत बड़े लेवल्स तक ऊपर भी गया, 1995 2000 के लेवल्स छूने के बाद नीचे आया सर्किट टू सर्किट। बहुत अच्छे से मैंने भी डिस्कस किया चैनल पे और संदीप जी ने भी डिस्कस किया था, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा बिग बैंग बुलिश होके इस स्टॉक को ले ऐसा लगता नहीं है। वैल्यूएशंस ऑलरेडी बहुत महंगे हैं, ऑलरेडी हर चीज राइट इन हो रखी है, डिस्काउंटेड हो रखी है। तो रेलवे स्टॉक्स समहाउ अच्छे लगते हैं मुझे। आईआरसीटीसी भी अच्छा परफॉर्म किया है, इरकॉन भी ठीक लगता है, तो ठीक है। राइड्स बहुत बढ़िया लगता है, बट सब चीजों में कहीं ना कहीं एक वो जो पीएसयू फैक्टर है, पीएसयूज पे थोड़ा सा मार्केट बुलिश नहीं रहता है, और चूंकि एफआईआईज लोग बहुत एग्रेसिवली बाइंग नहीं करते इस सेक्टर में, तो ऐसा लगता है ये पेरिनियली डाउन साइड पे ही रहते हैं या फिर अंडर परफॉर्मर ही रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने ले रखा बस वो होल्ड करके रखे, बाकी फ्रेश बाइंग की राय मैं इन सेक्टर्स में अभी भी नहीं दूंगा। ओके, फ्रेश खरीदारी ना करें, ये ज़्यादा बढ़िया है। एक और रिजल्ट आए थे एल&टी इन्फोटेक, जो तो ऑलरेडी जैन साहब ने कह दिया कि उनकी पसंद का शेयर है तो खरीदना ही है। लेकिन इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके भी रिजल्ट्स आए थे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नतीजे ठीक दिख रहे हैं। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए हल्के से स्टेबल से थोड़े से बेहतर ही हुए हैं। प्रोविजनिंग थोड़ी बढ़ी है, नेचुरली सबकी बढ़ रही है। बाकी रिजल्ट भी ऐसे बुरे नहीं है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर क्या राय है इस लेवल पर? जैन साहब जरा आप बताइए। देखिए अगेन फाइनेंशियल्स पे काफी दिनों से मैं तो काफी बेरिश हूँ, और एक बार बड़ा बाउंस भी आया था, कई बार आरबीआई के अनाउंसमेंट्स आते तो इन सब में बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है, और आप भी बहुत सही तरीके से फाइनेंशियल्स को लेना नहीं है ऐसा ही करें। फाइनेंशियल्स मतलब एनबीएफसीज एंड बैंक्स, और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी इजीली ये जो प्रॉब्लम है ग्राउंड लेवल पे सॉल्व होने वाली नहीं है। लोग बाग अभी भी वो मोराटोरियम है, और लोग बाग अभी उस चीज से निकल नहीं पाएंगे क्योंकि इनकम लेवल्स के इश्यूज है, लेबर काफी चली गई है अपने घर, और अगर कहीं रेंटेड लोगों को अगर इन्होंने लोन्स दिए हों तो वहां प्रॉब्लम्स आएंगी। सो ओवरऑल आई एम बेरिश। मुझे नहीं लगता कोई भी पॉजिटिव न्यूज आए तो खरीदना है, उन लेवल्स पे निकलना ही है, बाउंस आए तो निकलना है। बट ये जरूर है कि कोई ना कोई इतना अगर प्रॉब्लम सीवियर रहता है कोई सेक्टर के लिए, और एनबीएफसीज के लिए पहले भी 31,000 करोड़ का एक पैकेज आया, तो हो सकता है और भी नए पैकेजेस आ जाए, एनबीएफसीज को फंड्स मुहैया करवाए, तो एक बार इन न्यूज पे ये बाउंस देते हैं। बट दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, भले वो इक्विटास हो, उज्जीवन हो, आईडीएफसी हो, सब पे ध्यान दे। इवन अच्छे से अच्छे एनबीएफसीज नीचे आ रखे हैं। बस इस सेक्टर में अगर एक ही कोई चीज कंपनी अच्छी लगती है तो मुझे वो सिर्फ एचडीएफसी लिमिटेड लगती है, जिसमें भी मुझे लगता है कि अभी इमीडिएटली मैं एग्रेसिवली बाइंग की राय नहीं दूंगा। जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करे और स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे बाइंग करे, क्योंकि जबरदस्त पेडिग्री और जबरदस्त इनकी कंपनियों का ग्रुप है, और मुझे लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस में चीजें रिकवर कर जाएगी धीरे धीरे, और लंबा लोन है तो कोई मुझे लगता नहीं इतना इम्पैक्ट पड़ता। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन तमाम एनबीएफसी।